जय हिंद दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों को हम लोग देख रहे हैं और ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग प्रश्नों के साथ साथ इसमें इसकी व्याख्या भी दी गई है ताकि चीज़ों को आप और भी आसानी से और अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है। समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ और पिराक। तो दोस्तों इसका संबंध जो है वो हड़प्पा से है। आइए हम देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, लेकिन मोहनजोदड़ो से हम देखेंगे दोस्तों कोई भी कब्रिस्तान हमें नहीं मिला है, जबकि हड़प्पा से हमें दो कब्रिस्तान मिलते हैं। यहाँ पर हमें 3 कक्षों वाला एक कब्रिस्तान R37 मिला है, जिसका उत्खनन जो है वो J.M. किनोयार के नेतृत्व में हुआ है। कब्रिस्तान R37 किसने किया उत्खनन? J.M. किनोयार। और आप देखे होंगे ना कि इसी कब्रिस्तान से एक 100 कास्ट पेटिका मिली है। ठीक है, हमारे यहाँ कॉफिन मंजूसा में दफनाने के प्रमाण नहीं होते हैं, नहीं दफनाए जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ से ये मिली है 100 कास्ट पेटिका कॉफिन मंजूसा जो देवदार लकड़ी की बनी हुई थी, तो इससे ये अंदाजा लगाया गया है कि ये किसी विदेशी व्यक्ति की हो सकती है। तो यदि आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि 100 कास्ट पेटिका कहाँ से मिली है, तो वो कहाँ से मिली है दोस्तों? हड़प्पा से मिली है। ऐसे ही एक और समाधि मिलती है हमें HR समाधि। ठीक है, और HR कब्रिस्तान जो है ये सिंधु सभ्यता के परवर्ती काल का है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि HR का संबंध किस काल से है, तो ये सिंधु सभ्यता के परवर्ती काल से है, जबकि कब्रिस्तान R37 जो है वो मुख्य सैंधव काल से है। समाधि H जो है इसको खोजा किसने था दोस्तों? तो इसको 1934 में माधव स्वरूप वत्स ने इसका नामकरण किया था। सेमेट्री एच के रूप में इसका नामकरण किया गया था और यही जो है इसके उत्खननकर्ता भी थे। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला प्रश्न था कि समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला जो बैल था वो क्या था। आप देखे होंगे ना कि एक बैल है जो बहुत ही हृष्ट पुष्ट है, आप हर फोटो में देखे होंगे। तो दोस्तों ये जो बैल था वो इनके लिए किस प्रकार का था? तो ये जो था एक पवित्र पशु माना जाता था। ठीक है, ये एक पवित्र पशु माना जाता था। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि पशु पूजा के प्रमाण मिले हैं। पीपल वृक्ष की पूजा होती थी और मार्शल महोदय ये कहते हैं कि ये जो पीपल देवता है ना, इन्हीं का वाहन जो है वो एक श्रृंगी पशु हुआ करता था। आप देखे होंगे ना एक श्रृंगी पशु भी बहुत ज्यादा, मोहनजोदाड़ो फिल्म आप देखे होंगे तो उसमें कई चीजों को दिखाया गया है सिंबॉलिक रूप में। और ये जो है ना विद्वानों के द्वारा ये अंदाजा लगाया गया है कि ये जो एक श्रृंगी पशु था वो संभवतः गैंडा रहा होगा। ठीक है, ये गैंडा रहा होगा। सिरीन रत्नागर एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो यूनिकॉर्न है ये क्या है? एक राजकीय चिन्ह है, स्टेट सिंबल था। और मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मुहर मिली है। तो यदि आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो 2 चांदी की मुहर है या यूनिकॉर्न का प्रतीक वाला 2 चांदी की मुहर कहाँ से प्राप्त होती है, तो दोस्तों ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। पशु पूजा के प्रमाण थे ही, और एक सिंग वाला जो जानवर है एक श्रृंगी पशु, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और इसके बाद कुबड़ वाले सांड का भी महत्व था। अब देखिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो है नाग पूजा के प्रमाण। हमें नाग पूजा के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो लोथल से मिले हैं और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। देखिएगा ना एक मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिसमें एक चबूतरा को दिखाया गया है और उसी चबूतरे पर एक सर्प को लेटा हुआ दिखाया गया है। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर नाग पूजा प्रचलित था। आज भी हम लोग नाग पूजा करते हैं नाग पंचमी के दिन और अन्य दिनों में भी। ठीक है, यहाँ से हमें कालीबंगा है और कालीबंगा से भी टेराकोटा के लिंग और योनि पीठ की प्राप्ति हुई है, तो इसकी भी पूजा हमारे यहाँ हो रही है। अब
शिव से संबंधित विभिन्न चीजें हमें इस सभ्यता में मिलती है, तो माना जा सकता है कि इनकी पूजा यहीं से धीरे धीरे अग्रसर हुई होगी और वर्तमान में भी इनकी पूजा पाठ होती है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न जो है वो है, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया था? दोस्तों, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है और इसका उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन वाईडी शर्मा ने किया था। एक बार बीएचयू के एंट्रेंस में यह प्रश्न पूछ लिया गया था कि कौन सा वो पुरास्थल है जिसके उत्खनन में भारत सेवक समाज के द्वारा सहायता किया गया था। तो दोस्तों, यही आलमगीरपुर था। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये जो है पूर्वी का सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो सबसे पूर्वी स्थल यही है, आलमगीरपुर। आप देखेंगे उत्तर में जो है वो मांडा है, उत्तर में मांडा है, दक्षिण में जो है वो दायमाबाद है, पूरब में जो है वो आलमगीरपुर है और पश्चिम में जो है वो सुतकागेनडोर है। तो ये सिंधु सभ्यता का जो है वो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ये चारों जो है कि केंद्र है लास्ट। ठीक है, आइए हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। जमुना की सहायक है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। हम लोगों ने अभी देखा ही था, बात किया था कि 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा इसे खोजा गया था और उत्खनन किसने किया था? वाईडी शर्मा ने। विशेष क्या है, यहाँ से हमें सूती कपड़ा, कपास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बात करें हम लोग पुरास्थलों की, तो आलमगीरपुर, बड़गांव, सनौली और हुलास ये परवर्ती सिंधु स्थल है। अभी आप सनौली का नाम बहुत ही सुने होंगे और सनौली से हमें कई सारी चीजें प्राप्त होती है। एक तो सबसे बड़ा यहाँ से हमें सौदा का स्थल मिलता है। ठीक है, और अगला जगह है मांडी। ये मुजफ्फरनगर के मांडी जो है ये जगह है मुजफ्फरनगर में, और यहाँ से हमें सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ मिंट हाउस हो सकता है, यानी टकसालगृह हो सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? तो आप देखेंगे ना कि सिंधु सभ्यता की जो बाट है ना वो 16 के गुणक हैं। 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे इनके जो है वो गुणक हैं सिंधु सभ्यता के बाट। और महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो बाट माप थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। ठीक है, किस पत्थर से बनते थे? चर्ट नामक पत्थर से। देखिए दोस्तों, आप जब भी कोई प्रश्न पढ़ते हैं ना और उसको देखते हैं तो क्या करिए कि आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए, ताकि आप उस चीजों को विजुअलाइज करेंगे ना तो आपके दिमाग में वो चीजें हमेशा के लिए बनी रहेगी। ठीक है, जो सर्वाधिक प्रचलित आकृति थी इनकी वो घनाकार थी। क्या थी? घनाकार थी। तो ये सारे के सारे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया। हम देखते हैं कि धौलावीरा से चर्ट पत्थर से निर्मित बटखरों का एक पूरा सेट मिल गया है। तो बड़ा से लेकर छोटा तक इनका जो भी बटखरा होता था उस सबका सेट जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से है। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। और बाट माप में हमें मानकीकरण दिखता है। मेसोपोटामिया प्रकार के जो बटखरे हैं ना वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो आपसे यदि ऐसा प्रश्न पूछ दिया गया कि मेसोपोटामिया प्रकार के बटखरे, तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तौल का अनुपात क्या होता था? 1, 2, 4, 8 और 16, 32 यही होता था। सर्वाधिक जो भारी बटखरा था ना वो 10.865 ग्राम का होता था। सबसे भारी बटखरा इनका कितना वजन का होता था? 10.865। और जो सबसे छोटा बाट होता था ना वो 0.871 ग्राम का होता था। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न का। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं ना ये सौरभ चौबे की जो किताब है उसी से ये सारे प्रश्न निकाले गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा।
पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप हमें कहाँ से मिलेगा दोस्तों? ये हमें बनावली से मिलेगा। ठीक है, कालीबंगा से हमें क्या मिलेगा? एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलेगा। ठीक है, राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल है। और हम देखते हैं इसकी व्याख्या को देखते हैं। और ये जो बनावली है, बनावली और बहावलपुर, इन दोनों स्थलों से, ये पाकिस्तान में स्थित जबाई वाला जगह है, यहीं पर ये है। और यहाँ से मिट्टी के बने हल की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसके अलावा बनावली जो है दोस्तों, वो हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया था? आर एस बिस्ट। आर एस बिस्ट जो है वो बनावली का उत्खनन किए हैं। इसके अलावा बनावली जो है वो सैंधव संस्कृति के तीनों स्तरों, प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ से हम देखते हैं कि बटखरा और आरा युक्त मृड़ पहिया मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि आरा युक्त मृड़ पहिया हमें कहाँ से मिला है? तो वो कहाँ से मिला है दोस्तों? बनावली से मिला है। यदि हम बात करें हल की, तो वो बनावली और बहावलपुर से मिला है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो पशु समूह जो है वो मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर कौन कौन से अंकित है? तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है। कौन कौन से हैं? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, और एक जो है वो हिरन भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि मैके को, यहां से इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। मैके को मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी की पशुपति मुहर मिली है, और इस मुहर पर 7 अक्षरों का एक लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, मार्शल ने इसे ऐतिहासिक काल के रुद्र शिव का प्राक रूप कहा है, कि ये शिव का आदि रूप रहा होगा। इसमें पुरुष देवता जो है ना वो त्रिमुखी हैं और पद्मासन मुद्रा में है, सिर पर सिंह है, और मुहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशुओं का अंकन है। ठीक है, तो ये भी आर्कियोलॉजी वाला जो पेपर है यूजीसी नेट का, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है 3-4 बार। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी पूछा गया ना कि कितने प्रकार के पशु पक्षी थे, कितने पशु पक्षी थे। तो सबसे पहला चीज कि ये 5 प्रकार के पशु पक्षी थे और कुल 6 पशु थे। कौन कौन से थे? हम देखते हैं ना कि पुरुष देवता के दाएं तरफ, दाहिने तरफ कौन है? चीता है, हाथी है, बाईं ओर जो है वो गैंडा है और भैंसा है, और उन्हीं के पास नीचे जो है वो 2 हिरन जो है, 2 हिरन के बच्चे उछल रहे हैं। तो यही 2 हिरन के बच्चे जो है, प्रजाति तो एक ही है, दोनों हिरन हैं, तो इसीलिए जब पशु की गिनती की जाती है तो वो 5 है, लेकिन संख्या की बात की जाएगी तो वो 6 है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बैल की अनुपस्थिति है। आज हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बैल जो है वो शिव का वाहन होता है, लेकिन इसमें आदि शिव होने के बावजूद इसमें बैल की अनुपस्थिति है। आइए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मुहरों में प्राप्त नहीं होता है? तो हड़प्पा की मुहरों में कौन सा नहीं प्राप्त होगा? बैल, गज, बाघ और गाय। तो आपको पता है ना दोस्तों कि बैल तो इनका पवित्र पशु हुआ करता था, तो ये तो मिलेगा ही। गज ये भी मिलेगा। व्याघ्र हम देखते हैं ना कि बाघ का अंकन मिलता है, कालीबंगा के मोहरों पे मिलता है और भी कई जगहों पे मिलता है। लेकिन गाय, गाय जो है इसका अंकन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और भी हम चीजें देखते हैं जिनका अंकन इसमें नहीं मिलता है, जैसे गाय का नहीं मिलेगा, घोड़ा विवादित है, ऊंट का अंकन नहीं मिलेगा। दोस्तों एक प्रश्न 2018 में यूजीसी नेट में आया था कि ऊंट की हड्डी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों वो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा हम देखते हैं ना कि मोहरों पर हाथी, बाघ, बारहसिंगा, मगरमच्छ, भैंसा, गैंडा, सांड, इन सब का अंकन मिलता है, लेकिन गाय, घोड़ा, ऊंट का अंकन नहीं मिलता है। इनकी जो मुहरें बनती थी वो काचली मिट्टी, गोमेद, चट मिट्टी की और सेलखड़ी की मुहरें सैंधव सभ्यता में बनती थी। लेकिन सर्वाधिक जो मुद्रा मुहरें बनी है वो किस चीज की बनी है? सेलखड़ी की बनी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। हम देखते हैं कि लोथल और देसलपुर से तांबे की मुहर मिली है। ठीक है, तांबे की मुहर कहाँ से मिली है? लोथल और देसलपुर से। यहाँ देखिएगा ना दोस्तों, लोथल में
हमें तांबे की एक कारखाना प्राप्त हुई है, इसलिए यहाँ से तांबे की और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा लोथल से सोप स्टोन और टेराकोटा की 65 मोहरें भी मिली है, और सर्वविदित है कि लोथल से गोदीवाड़ा की प्राप्ति हुई है। तो ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था, पहली बार हड़प्पा का उत्खनन हुआ था, फिर मोहनजोदाड़ो का उत्खनन हुआ था, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि जितनी भी पुरास्थलें हैं वो किस तट पर हैं? सिंधु के तट पर मिलेंगे हमें। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इस क्षेत्र में प्रगति हुई और उत्खनन किया गया, तो बाद में पता चला कि इसका संकेंद्रण जो है वो सरस्वती नदी के तट पर सर्वाधिक मिल रहा है, जो आज का घग्गर नदी माना जाता है विद्वानों के द्वारा। तो इसीलिए आजकल कुछ विद्वान का आगे चल करके इसमें बदलाव होगा और इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से उद्बोधित किया जाता है। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों? क्योंकि आज जो है वो सरस्वती नदी के किनारे इसके सर्वाधिक पुरास्थल मिलते हैं, इसीलिए। और अब विद्वानों ने भी उस समय यही कहा था कि यदि सिंधु के बाहर इस पुरास्थल का मिलना ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, तो आगे चल करके इसके नाम में चेंजेस होना चाहिए। आइए अपने 9वें नंबर को प्रश्न को देखते हैं। यह सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल जो मांडा है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, तो मांडा हमें किस नदी के किनारे स्थित मिलेगा? चिनाब नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। और मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी के तट पर स्थित था। इसको खोजा किसने था? जेपी जोशी और मधुबाला, दो व्यक्ति हैं, जेपी जोशी और मधुबाला ने मांडा को खोज किया था। और ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सैंधव सभ्यता की सर्वाधिक उत्तरी सीमा है। और आज का हम लोग आखिरी प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, इसमें है हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? अभी तक इस लिपि को किसी ने पढ़ नहीं पाया है और ये अभी भी विवादित है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो है वो चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक लिपि है। और इसमें हम देखते हैं सैंधव लिपि जो है इसमें 400 से अधिक अक्षर आकृतियां हैं। लेकिन एक विद्वान है, पाकिस्तानी विद्वान अहमद हसन दानी, इन्होंने ये कहा है कि इसमें 400 नहीं बल्कि 537 अक्षर आकृतियां हैं। इसी लिपि को हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग गोमुद्रिका लिपि कहते हैं, जिसे ब्रुस्टोफिडान भी कहा जाता है। और ये जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, अभी हम लोगों ने किस दिशा में लिखा है? ये जो है वो बाएं से दाएं लिखा है। लेकिन ये कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं लिखते थे। हालांकि ये भी अब विवादित है। क्यों? क्योंकि पहले ये लोग ऐसे करके लिखते थे, फिर ऐसे करके लिखते थे। ठीक है, तो अब ऐसे चल रहा है। खैर, ये चीज जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखे जा रहे थे। और इसकी जो जानकारी है हमें बीबी लाल ने दिया है। बीबी लाल ने ये बात कहा कि कालीबंगा की जब खुदाई किया और यहाँ से इनको जब अभिलेख मिल रहा है, तो उसी आधार पर इन्होंने कहा कि ये लिपि जो है वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आपको एक टास्क है कि आप ये बताइएगा कि वो कौन सा पूरा स्थल है जहां से हमें साइन बोर्ड की प्राप्ति हुई है और सबसे बड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ है सैंधव सभ्यता का। तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। आगे आते हैं, इस लिपि में अंग्रेजी का जो यू अक्षर है और मछली के चित्रों का इसका सर्वाधिक अंकन हुआ है। क्यों हुआ है अब भगवान जाने, लेकिन सर्वाधिक अंकन जो हमें जिस अक्षर का मिलेगा वो यू अक्षर मिलेगा और मछली के चित्रों का अंकन मिलेगा। तो ये था हम लोगों का 10वां प्रश्न। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि अच्छा लगता है तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद यूजीसी नेट के एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को, और टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे हड़प्पा सभ्यता हुआ, गुप्त साम्राज्य हुआ, मगध साम्राज्य हुआ, मौर्य साम्राज्य हुआ, इससे रिलेटेड हम लोग अलग अलग पार्ट में उन सारे प्रश्नों को, अभी तक जितने पूछे गए उन सारे प्रश्नों को एक साथ करके और उसकी सारी व्याख्या को भी हम लोग देखेंगे
ताकि आपके एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा सहायता मिले और आसानी हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।